बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़रई यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद पाकिस्तान की ज़रई उलूम की पहली दानिशगाह जो 1906 में कायम हुई और हिंदुस्तान की और इसके अलावा बांग्लादेश की और दीगर ख़ित्ते के ममालिक की यूनिवर्सिटियाँ भी इसी की शाखें थीं। और आज पाकिस्तान के 28 करोड़ आवाम को जितना हम लोग ग़िज़ा की जितनी ज़रूरियात हैं, ये सारी ज़रूरियात इसी यूनिवर्सिटी से पूरी हो रही हैं। आज हम मौजूद हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हिलाल इम्तियाज़ इनके साथ हैं, और ये पाकिस्तान के उन साइंसदानों में शामिल हैं जो दुनिया के टॉप 5 साइंसदानों में इनका शुमार होता है। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम एजाज़ात हासिल कर चुके हैं, जिसमें हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ और जितने भी पाकिस्तान के सिविल अवार्ड्स हैं वो आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें मिले हैं। आप पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन रहे। आप पूरी दुनिया में दरसगाहों में जाते हैं और लेक्चर देते हैं। आपकी बेशुमार तख्लीक़ात हैं। आपने बहुत सारी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, आपकी कुतब हैं, आपने मुतअद्दिद PhD स्कॉलर्स को सुपरवाइज़ किया है और पाकिस्तान के टॉप के साइंटिस्ट में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की टॉप की जामियात में है, इसकी रैंकिंग पे बात की जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस जामिया ने अपना वो किरदार अदा किया या इसे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? देखें, ये वाकई आपने बात सही की है कि ज़रई शोबा में ये टॉप की यूनिवर्सिटी है और इसने सारा एशिया का जो खित्ता है उसको ज़रई अलूम में ये ओरिजिन ही यहाँ से हुआ, यानी इब्तदा यहाँ से हुई। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं इंडिया में या बाकी और जगह पे, बांग्लादेश का नाम लिया, तो ये सारी की सारी इधर से ही ओरिजिनेट हुई। इन्हीं के ही एक्सपर्ट, इन्हीं के ही अलमनाई जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जहाँ तक रैंकिंग की बात है तो मैं समझता हूँ कि हमें ग्राउंड रियलिटी जो है वो बतानी चाहिए कि रैंकिंग की सिर्फ 3 इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, और भी हैं तकरीबन हर दूसरे मुल्क में, तीसरे मुल्क में, लेकिन उनको माना नहीं जाता। सिर्फ 3 जो हैं वो ऑथेंटिक है, जिसको US की यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूरोपियन यूनियन की या वर्ल्ड ओवर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें एक है टाइम्स हायर एजुकेशन जो लंदन बेस्ड है। इसी तरह दूसरी जो है वो QS रैंकिंग है, और तीसरी जो है शंघाई जिओटांग, जिसका नाम अब ARWU रखा गया है। इन तीनों के अपने अपने पैरामीटर हैं और उनके हिसाब से ये यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करते हैं। जैसे मसलन टीचिंग का कितना इम्पैक्ट है, रिसर्च का कितना है, साइटेशन का कितना है, और बाकी इंटरनेशनल पोर्टफोलियो कितना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी है। तो ये सारे पैरामीटर हैं, उसकी बेसिस पे ये रैंकिंग करते हैं। जो टाइम्स हायर एजुकेशन है ये सबसे पुरानी है और इसकी क्रेडिबिलिटी और यूनिवर्सिटियों के इस पर ट्रस्ट बहुत है और इसी की रैंकिंग को ज़्यादा माना जाता है। दूसरे नंबर पे QS है। QS भी इसी की ऑफ शूट है। पहले ये एक ही टाइम्स हायर एजुकेशन में काम करते थे, लेकिन बाद में ये अलहदा होकर इन्होंने अपनी यानी एंटरप्राइज बना ली। तो इन दोनों के पैरामीटर माइल्ड हैं, यानी तमाम यूनिवर्सिटियों को सूट करते हैं। लेकिन जहाँ तक शंघाई जिओटांग है, उनके पैरामीटर बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग जो है उसके पैरामीटर को फुलफ़िल करेगा। तो इस वजह से हम 2 पे डिपेंड करते हैं, QS और टाइम्स हायर एजुकेशन। उसके मुताबिक ये हमारी यूनिवर्सिटी 800 to 1000 की रेंज में आ रही है ओवरऑल जो रैंकिंग है। लेकिन अगर हम कहें जी सब्जेक्ट वाइज और ये फ़लाँ इस तरह से लाइफ साइंसेस है और एनिमल साइंसेस है, क्रॉप साइंसेस है, इस तरह से कैटेगराइज करें तो फिर तो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी किसी न किसी रैंकिंग में आ जाएगी। लेकिन हमने ओवरऑल देखनी। इस दफ़ा जो रैंकिंग आई है 2020 की टाइम्स हायर एजुकेशन दी है, वो उसमें सिर्फ कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 500 में है, और बाकी उसके बाद कॉमसैट है जो 600 से 800 की रेंज में आ रही है,
और हमारी जो है यूनिवर्सिटी ये थर्ड है, इसने पोजीशन ली है, ये 800 to 1000 की रेंज में आ रही है। तो और भी यानी जितना स्कोर हमने लिया है हमारी यूनिवर्सिटी ने, और भी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इन्होंने, तो इनका स्कोर सेम है। तो असल में मैं जो बात ये करना चाहता हूँ कि रैंकिंग पे हमने इतना फोकस ही नहीं किया जितना करना चाहिए था। हायर एजुकेशन कमीशन जब बना 2002 में, तो उसका मकसद यही था कि हमने हायर एजुकेशन जो है वो क्वालिटी की देनी है, और क्वालिटी एजुकेशन होगी तो डेफिनेटली टीचिंग भी क्वालिटी की होगी और रिसर्च जो है हमारी वो भी क्वालिटी की होनी चाहिए। रैंकिंग जो है ये मैं एनालाइज़ कर रहा था, मैं अभी अपने एकेडमिक काउंसिल को लेक्चर भी दिया है कि रैंकिंग के लिए रिसर्च की कंट्रीब्यूशन जो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल है। यानी मुख्तलिफ एंटरप्राइज़ जो हैं उसमें 60% से लेके 90% तक ये R&D की कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए रिसर्च होगी तो रैंकिंग होगी, अगर रिसर्च नहीं है तो रैंकिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमें तमाम यूनिवर्सिटी जो है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, हमें एक फोरम पे स्ट्रगल करनी चाहिए कि हम अपनी रिसर्च को प्रमोट करें, नई इनोवेशन लाएं, नए पेटेंट लाएं और नई इजादात करें, ताकि हमारी अप्लाइड रिसर्च जो है, यानी फंडामेंटल तो हमने की है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च जो है वो भी हमें करना चाहिए और हमें कमर्शलाइजेशन तक जाना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अगले सालों में ये इसकी रैंकिंग जो है वो टॉप 500 में आए, तब मैं समझूंगा कि मेरी सक्सेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारी आप संभाली, उस वक्त 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में कोई मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं थे। आपने ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थीं, लोगों की तकर्रियों के मसाइल थे और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, तो आपने किस तरह इन चीज़ों को देखा और उसके ऊपर आपने कितनी पेशरफ्त की? देखिए जी, इसमें 2016 से एडवर्टीज़मेंट हुई थी, काफ़ी पोस्टें जो एडवर्टाइज हुई, उसमें लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और वो 2-2.5 साल से बेचारे इसी स्ट्रगल में थे कि सिलेक्शन बोर्ड हो, सिंडिकेट हो, ताकि एक प्रोसेस मुकम्मल हो, ताकि उनकी एक रेगुलर अपॉइंटमेंट हो सके। तो मैंने आते ही सिंडिकेट के मेंबरान जो है उनसे भी रब्ता किया, फिर सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनसे, तो काफ़ी कोशिश के किए हुए, यानी मुझे 2-3 माह हो गए, मैं स्ट्रगल करता रहा, तो मैं कामयाब हुआ कि सिलेक्शन बोर्ड भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया, 2 सिलेक्शन बोर्ड करवाए, फिर हम सिंडिकेट की मीटिंग करवाई और उनकी फॉर्मल अप्रूवल के साथ उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर, और मेरा ख्याल है 1 माह से ज़्यादा हो गया उन्होंने ज्वाइन किया हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये सारी चीज़ें करवानी काफ़ी मुश्किल होती हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फोरम हैं और उन चैनल से जब तक हम इनको गो थ्रू नहीं करेंगे तो इनकी लेजिटिमेसी जो है उसे फिर कोई भी कह सकता है कि ये सही प्रोसेस नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 200-250 हमारे स्टाफ जो है, फैकल्टी है, वो प्रमोट हुई है, अगले ग्रेड में गए हैं। अभी प्रोसेस जारी है और नई ऐड भी आ रही है, और पिछली जो ऐड आई हुई हैं हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, वो भी 17, 18, 19 वाले जो हैं वो भी प्रमोट होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि आपके मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं, और ख़ास तौर पे कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के NOC नहीं हुए थे, तो इनकी अप्रूवल के लिए आपने क्या किया? क्योंकि तलबा के ऊपर एक किस्म की तलवार लटकी होती है कि उनके मुस्तकबिल में कुछ मसाइल आ सकते हैं, तो इसके हवाले से आपने क्या कहा? देखें, जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई 32 ऐसे प्रोग्राम थे जिनका NOC HEC ने जारी नहीं किया था, और उसमें मैं समझता हूँ कि HEC का फ़ॉल्ट नहीं था, फ़ॉल्ट हमारी यूनिवर्सिटी का था, मैनेजमेंट का, कि इन्होंने सही तरह से जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे उनको प्रोवाइड ही नहीं किए थे। तो मैंने आते ही मैं ख़ुद गया, चेयरमैन HEC से भी मिला, और बाकी जो जितनी मैनेजमेंट है HEC की उनसे जो कंसर्न थे क्वालिटी एश्योरेंस वाले, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारी तरफ से कोई ऐसी स्लैकनेस नहीं है, अगर प्रॉब्लम है
तो आपके लोगों को पता नहीं है कि ये एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेक्चर लगाने हैं। तो इसलिए मैंने जब देखा, क्योंकि मैं ख़ुद क्वालिटी एश्योरेंस में काफ़ी अरसा काम करता रहा हूँ, शुरू से जब से HEC बनी है तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस के साथ एसोसिएट रहा हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ों का पता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब यूँ ही हम सबमिट करते गए हैं तो अब ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा जो है हमारे प्रोग्राम, उनके NOC जो हैं वो हमें मिल चुके हैं। अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस सिलसिले में ब्रेक थ्रू हुई है वो है डी फॉर्म का। डी फॉर्म ऐसे ही हमारी पिछले 6 साल से प्रोग्राम चल रहा है और उसका NOC नहीं था। तो फिर मैंने कौंसल को यहाँ पे बुलाया, उनकी एक्रेडिटेशन कौंसल के मेंबरान आए, उन्होंने विज़िट किया, उनको सारे डॉक्यूमेंट हमने प्रेजेंट किए, जो फैकल्टी थी रिक्वायरमेंट वो हमने पूरी की, जो जो रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी करके, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई 3 हफ़्ता पहले जो है उनका NOC आ गया है और बच्चे बड़े खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमने एडमिशन जो है वो शुरू कर दी है। तो उन्होंने हमें 50 सीट जो हैं दी हैं, तो हमने उसके लिए अखबार में एडवर्टीज़मेंट दे दी है। तो ये अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। वो ठीक है, मैंने बिल्डिंग नहीं 6 माह में बनाई, लेकिन मैंने जो फाउंडेशन काम थे वो किए हैं और मैं समझता हूँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए अब देखें ना, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड पुरानी बिल्डिंगें हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत पोटेंशियल वाला है, बहुत प्रोलिफिक है, प्रोडक्टिव है। मैं भी इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि हमें ह्यूमन रिसोर्स अच्छा चाहिए, ताकि वो अगर रिसोर्स नहीं भी हैं तो वो जनरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, उनमें पोटेंशियल है। हम भी तो काम करते हैं ना, लेक्चरर से शुरू किया है और इस स्टेज तक पहुँचे हैं। हमने पता नहीं कितने प्रोजेक्ट किए हैं, मोर देन 30 प्रोजेक्ट हमने किए हैं। सारी फंडिंग हम बाहर से लाए हैं, कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं, कोई नेशनल प्रोजेक्ट हैं। तो इसी तरह डेवलपमेंट होती है, लेबॉर्ट्रीज़ भी इसी तरह बनती है, ह्यूमन रिसोर्स भी इसी तरह ट्रेन होता है। नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ हमारी बातचीत जारी है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ट्रांसप्लांट सेंटर लाइफ टाइम गारंटी के साथ उगने वाले बाल लगवाएं और एक PRP फ्री करवाएं। ब्राजीलियन लेजर FUE बगैर किसी कट और स्टिच के सिर्फ 7 रुपए फी बाल। फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट कीजिए हाई ग्रो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, गौरी आर्केड, सत्याना रोड, सलीमी चौक, बिलमुकाबिल मोबिलिंग ऑफिस, फैसलाबाद। डायरेक्टर रियाज अली। कॉल 0301 6064 146। डॉक्टर वसीम तारिक MBBS पंजाब। वेलकम बैक नाजरीन। हम ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के हमरा उनके साथ बातें कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर लोगों का एतराज़ ये है कि इस यूनिवर्सिटी ने किसानों के लिए कोई टेक्नोलॉजी का ख़ास तौर पे कोई भी ऐसा सीड नहीं दिया या कोई ऐसी किसानों को सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं दी। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपका बहुत अहम क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म जो है ये बिल्कुल राइट है। और देखिए, जो चीज़ें नारों से चलें वो कभी भी मतलब परमानेंट नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि हमने टेक्नोलॉजी जो देनी चाहिए थी एक स्मॉल होल्डर फार्मर को, वो हम नहीं दे सके। लेकिन अब हमारा फोकस है, 2 चीज़ों पे मेरा फोकस है। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हमें रैंकिंग की ज़रूरत है डेफिनेटली। आजकल कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो लीस्ट डेवलप कंट्री की है यूनिवर्सिटी, तो उसका एक मोटो ये होता है कि हमने टॉप 500 या 200 में आना है। एक तो वो है जो पहले बात कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रई यूनिवर्सिटी है और इसमें अप्लाइड डिसिप्लिन है, नॉलेज जो है हमने क्रिएट करना है और आगे डिसेमिनेट करना है फार्मिंग कम्युनिटी तक, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उसमें कितनी हमने वैरायटी दी, कितनी टेक्नोलॉजीज़ दी, कितने प्रोडक्ट दिए, कितने हमने फर्टिलाइज़र दिए, कितने हमने पेस्टिसाइड दिए,
तो ये अगर हम न्यूमरेट करें, नंबर लें, तो बहुत अरसा पहले एक हमने वीट की वैरायटी दी। हम ये ज़रूर क्लेम करते हैं जी अयूब रिसर्च या बाकी इदारे हमारे शागिर्द हैं। हमारे शागिर्द तो फिर मतलब कहीं अमेरिका में भी हैं, नासा में भी हैं, और जगह पे भी हैं, वो ठीक है, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में। लेकिन स्पेसिफ़िकली जो हमने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी देनी थी इन द फॉर्म ऑफ सीड, कोई अच्छी वैरायटी या कोई और इम्प्लीमेंट जो है ज़रूरी आलात में कोई हमने कोई ब्रेक थ्रू की हो, या कोई हमने कोई फर्टिलाइज़र ऐसा बनाया हो, या कोई हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया हो, या फूड के ही आइटम है, वो फूड टेक्नोलॉजी हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है उसमें से। तो अभी मेरा फोकस ये है कि हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और मैं इन्हें यही कह रहा हूँ कि ABC मॉडल हमने अडॉप्ट करना है कि हमने फंडामेंटल रिसर्च भी करनी है, हमने अप्लाइड रिसर्च भी करनी है, और हमने कमर्शलाइजेशन भी करनी है। अभी हमने सीड पे पूरा प्रोजेक्ट एक PC1 हमने प्लानिंग कमीशन को सबमिट करवा दिया है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इस तरह वाटर पे हमने इस तरह जो स्मॉल इम्प्लीमेंट हैं उस पर अभी मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो हमारी फैकल्टी है उनसे 3-4 बल्कि ज़्यादा इससे मीटिंग कर चुका हूँ कि हम स्मॉल होल्डर फार्मर जो हैं उनके लिए कोई इम्प्लीमेंट बनाएं। 2 मैंने या 3 तीसरा जो है वो भी बन गया। एक तो हमने सोइंग मशीन बनाई है, छोटी हैंडी, यानी वो कोई उसकी कॉस्ट थी कोई 15-16 हज़ार रुपया लगा है एक पे, तो कोई इतनी कॉस्ट नहीं है, हर फार्मर जो है उसकी कॉस्ट बेयर कर सकता है। इस तरह हमने एक डिबलर बनाया है कि एग्जैक्ट वो जो अगर स्पेसिंग हमने रखनी है उसकी बहुत ज़रूरत, यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिक डिस्टेंस पे सीड लगाएं। तो उसके लिए डिबलर वो कोई 1700 का बना है, सिंपल है, यानी वो हम हर फार्मर को दे सकते हैं। तो इसी तरह और ट्रांसप्लांटर जो है वो अभी न्यूमेटिक बनाया है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, और वाटर सेविंग पे हम काम कर रहे हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी दें ताकि ड्राई लैंड में भी हम एग्रीकल्चर जो है और प्रोडक्टिविटी ले सकें, जैसे ये पोठवार का इलाका है या बाकी एरियाज़ हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा है कि अब एग्रीकल्चर अगर फेयर लगेगा तो उसमें टेक्नोलॉजीज़ होंगी, उसमें पम्फलेट नहीं होंगे। हम किसान यहाँ मजाक करते रहें कि जी हमें वो सिर्फ रंगदार कागज़ पकड़ा देते हैं, ना कोई और चीज़ टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम फील्ड में ले जा सकें। तो इंशाल्लाह ताला अब टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के अंदर इब्लागियाती महारत का बड़ी अहमियत है कि आपको इब्लाग करना आता हो। आपके स्टूडेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं या किसी भी मुसाबकती इम्तहान में बैठते हैं, उनके पास इल्म तो होता है लेकिन वो अपने इल्म को मुंतकिल नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी खामी है, इसके ऊपर कोई आपने पेशरफ्त की हो? मेरा ख्याल है, मैं देखें फेडरल गवर्नमेंट में भी रहा, 5 यूनिवर्सिटियों में काम किया इधर नेशनल लेवल पे, और बाहर तो आपको पता ही है मेरा बहुत एक्सपोजर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने यहाँ डेफिशिएंसी फील किया, हमारा बहुत टैलेंट है इस सारे यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो गैलेक्सी ऑफ स्टूडेंट बहुत हाईली टैलेंटेड, लेकिन सिर्फ जो उनमें कमी है वो कम्युनिकेशन स्किल की है कि किसी भी फोरम पे जाते हैं, वो अगर उनको चंद सेंटेंसेस कहें कि जी इंग्लिश की आप करें, बोलें, वो सही तरह से ना प्रोनाउंस कर सकते हैं, ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लम्ब से या आगा खां से या और कहीं नस से है बच्चा, तो वो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो नॉलेज बेशक उसमें 50% कम होगा, लेकिन वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से वो सक्सीड कर जाता है और सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी थी। अभी हमने एकेडमिक काउंसिल में ये अप्रूव किया है कि हम वीकेंड पे तमाम स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर हम अरेंज करेंगे इंशाल्लाह, और सारे स्टूडेंट के लिए जितने भी, चाहे 29 या 30,000 है, इस दफ़ा मेरे ख्याल फिगर जो है वो 30,000 से भी ज़्यादा एक्सीड करेगी, क्योंकि हमने और मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम शुरू किए हैं और उसमें नंबर बढ़ जाएगा। तो मैंने तमाम को कहा है कि तमाम के लिए ये वीकेंड प्रोग्राम होगा,
उसमें अच्छे जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल होगी वो टीचर हम लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये थ्रू आउट द ईयर ये प्रोग्राम जारी रहेगा और उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है हम इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें हम बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारी यूनिवर्सिटी में पहले अमन व अमान की सूरत हाल माजी में बड़ी ख़राब हुआ करती थी। यहाँ कई मसाइल थे, लड़ाई झगड़े होते थे और मुख्तलिफ़ ग्रुपों के दरमियान आपस में तनाज़ात थे। तो अब आपने इसके पे काबू पाने के लिए यूनिवर्सिटी का एक अच्छा खुशगवार तासुर लोगों के सामने लाने के लिए क्या तब्दीलियाँ सोची हैं या इस पे कोई इक़दामात किए? देखें जी, इसमें मैंने कोई एसोसिएशन या कोई इनकी जो कह लें कि स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, मैंने उनको डिस्करेज किया है और स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रायोरिटाइज़ करूँगा और ना उनको कंसीडर करूँगा। ये मामला तो हमारे हैं, फैकल्टी के मामला हैं, मैनेजमेंट के हैं। हम कोई भी प्रॉब्लम खुद एड्रेस करें। अब देखिए, अब हॉस्टल के इशू थे, मैं खुद गया हूँ, वहाँ के वॉशरूम है उनकी क्लीनलीनेस, रूम्स जो हैं उनकी क्लीनलीनेस, जो लॉन्स हैं उनकी क्लीनलीनेस। अब इस वक्त आप देखें, यू रोड पे चले जाएं, तमाम लॉन जो हैं ऐसे टाइडी हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। शायद कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह की क्लीन और ग्रीन नहीं होगी। जो एक मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का मोटो है कि क्लीन एंड ग्रीन, वो वाकई ये क्लीन एंड ग्रीन कैंपस है और कोई भी डिग्निटरी आते हैं वो देख के खुश होते हैं। आपको पता है पहले ये बोर्ड टूटे हुए थे, पेनाफ्लेक्स टूट गए थे और वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं वो ग्रो कर गई थी, कोई उसमें मेंटेनेंस नहीं थी। वही स्टाफ उसी के साथ मैंने कोई एडिशनल नहीं रखा। आपको पता 6 माह में मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं की। 5-6 बंदे मेरे ख्याल है हमने DPL हार्डली रखे होंगे, वो भी ये इनकी यानी डीन हजरात की रिक्वायरमेंट पे। लेकिन उन्हीं ही यानी जो हमारे पास स्टाफ था उन्हीं को ही हमने टेलर किया और आप देखें कितनी चेंज है। कल मैं हॉस्टल में गया हूँ, 3-4 हॉस्टल में बच्चियाँ भी थीं, बाकी भी, वो इतने खुश थे कि हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आप मिल रही हैं। हाइजेनिकली उनका खाना जो है वो मैंने चेक किया, मैंने खुद खा के देखा, उनकी सफाई देखी, मैं किचन में गया हूँ और अभी हम उनकी और मेंटेनेंस कर रहे हैं। रूम जो जितने मतलब डिटीरिएटेड फॉर्म में थे वो हमने काफ़ी, मैंने PO साहब को कहा कि आप करें, उनको रिपेयर करें और अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं। अगर हम वो फार्मल तरीके से जाएं तो कंट्रैक्टर को इन्वॉल्व करें तो मेरा ख्याल है कि 20 टाइम ज़्यादा जो है हमसे चार्जेस भी लेगा और वो चीज़ भी क्वालिटी की नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने एक सेल बना दिया है। उनको मैंने कहा है जी आप 5-6 मेसन रखें और उसमें आपकी लेबर हो, मटेरियल हो, आपके जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है मैं फ़ौरन जाएं और जैसे वॉर फुटिंग बेसिस पे लोग करते हैं इस तरह करें। तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है कि हमारी रिपेयर ना हो, क्योंकि हॉस्टलों का और डिपार्टमेंट का हाल बहुत बुरा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का 10 बिलियन ट्रीज़ का इनिशिएटिव है, तो मैं एग्जैक्ट नंबर के साथ अभी मुझे बताया कि 17,100 आज तक हो गया ये हमने ट्रीज़ लगाए हैं और ये हमारे पास बाकायदा डेटाबेस है। हमें ये पता है कि फ़लाँ पौधा कहाँ लगा है। ये मैं पहले भी नेशनल असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी में परसों मीटिंग थी क्लाइमेट चेंज में, पहले भी थी, तो मैंने यही कहा कि एक तो डेटाबेस होना चाहिए, एक हम सिस्टमेटिक तरीके से लगाएं कि ये ना हो कि बाद में उखाड़ने पड़े। और मैंने बताया कि इन व्यू ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि हमने पहले पॉपुलस लगाया और वो जस्ट लाइक वाटर पंप है, इतना पानी एक्सट्रैक्ट, वो हमने रेडिकेट किया। फिर उसके बाद सफ़ेदा है, अब सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, ये सफ़ेदा क्यों लगाया हुआ है, इसको आप रूट करें। तो ये भी एक वाटर पंप है, मैं समझता हूँ। इस तरह के हम ना करें अनजुडिशियस अप्रोच से कि हम वो चीज़ें लगा लें बाद में फिर अप्रूट करनी पड़े। तो मैंने अपने हॉर्टिकल्चर जो है डिपार्टमेंट, उनको कहा कि हम एक स्कीम के तहत लगाएं और फिर यह है कि उनकी मेंटेनेंस भी करनी है। तो इस तरह से हमने 17,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। मेरा 25,000 तक जाने का है इस साल, और फिर हम ये तकरीबन हर वीक हमारी एक्टिविटी होती है। डॉक्टर साहब, हमें आखिर में ये आप बताएं कि आपने
इस यूनिवर्सिटी को तरक्की देने के लिए और इसमें मेरिट के नफाज के लिए, क्योंकि यहाँ दाखिले ऐसे होते थे कि स्पोर्ट्स कोटे के नाम पे बहुत से लोग कम नंबरों वाले दाखिला ले लिया करते थे, तो आपने इसके ऊपर क्या मनसूबाबंदी की है? देखें, इसके लिए हमने सिंडिकेट ने कहा कि जी पिछले जो दाखिले इस तरह से होते रहे स्पोर्ट्स में, बहुत ज़्यादा नंबर जो है ना मतलब और काफ़ी लो मार्क्स वाले आ जाते थे और उससे मेरिट डिस्टर्ब होता था और क्वालिटी सफ़र हो रही थी। वो फिर उनकी थर्ड डिवीज़न आ रही थी, किसी की सेकंड डिवीज़न आ रही थी, या वो पास ही नहीं हो रहे थे। तो ये एक और इशू था। तो इस दफ़ा सिंडिकेट ने कहा कि ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है उनको बंद करें और प्योर मेरिट पे करें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 100% मेरिट पे किया है। जो हमारी कोटे थे, कोई प्रोविंशियल कोटे थे, उसके मुताबिक सीटें थी तो उतनी की हैं, और बाकी भी डिपार्टमेंट में हमने जितने प्रोग्राम थे 100% मेरिट पे किया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई वन इंस्टांस हो कि हमने आउट ऑफ मेरिट गए हों। क्योंकि मैं तो दाखिला करता नहीं हूँ, डायरेक्टर एडमिशन है, आपको पता है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलहदा से ऑफिस है और अंडर ग्रेड के लिए अलहदा से है। उनको मैंने 20 दफ़ा कहा है कि मेरिट से इधर उधर नहीं जाना, आपने देखना भी है, सीधी लाइन में रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बहुत मुतमिन हूँ कि कहीं भी एक इंस्टांस भी नहीं है कि जहाँ आउट ऑफ मेरिट हुआ। नाजरीन, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हमारे साथ थे। आपने यूनिवर्सिटी के बारे में अपना विजन बताया कि वो क्या कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो इस यूनिवर्सिटी को किस मकाम पे देखना चाहते हैं। इस यूनिवर्सिटी का किरदार चूँकि हमारी मुल्क की ज़रई खुशहाली और हरियाली से वाबस्ता है, और ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अफरादी क़ुव्वत फ़राहम कर रही है। हम इस किरदार को सराहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से मज़ीद खुशहालियों के रास्ते पैदा करे। बहुत शुक्रिया।